गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। किसान आंदोलन, किसानों का आंदोलन 16वें दिन भी रहा जारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अपील। जी हां दोस्तों, संसद से पारित नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों का आंदोलन लगातार 16वें दिन भी जारी है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए सभी धरना स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल लगातार तैनात है। किसानों ने अब आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए देश भर में ट्रेन रोकने की धमकी दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर आंदोलन कर रहे किसानों को समझाने की कोशिश की है। उन्होंने शुक्रवार सुबह ट्वीट करके कहा कि मंत्रिमंडल के मेरे दो सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर जी और पीयूष गोयल जी ने नए कृषि कानूनों और किसानों की मांगों को लेकर विस्तार से बात की है, इसे जरूर सुने। प्रधानमंत्री मोदी ने इस ट्वीट के साथ ही पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर की प्रेस वार्ता के क्लिप का लिंक भी शेयर किया था। वहीं दोस्तों दूसरी ओर किसानों का कहना है कि जब एमएसपी क्लियर हो जाएगी उसके बाद वे सोचेंगे कि अपनी फसल अडानी को बेचनी है या उससे ऊंचे दाम पर कहीं और देनी है। किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक मोदी सरकार ये तीनों कानून वापस नहीं ले लेगी तब तक यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारतीय किसान यूनियन सुप्रीम कोर्ट पहुंची, कहा नए कृषि कानूनों से किसान कमजोर होंगे। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का 16वां दिन आज है। किसान और सरकार की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। भारतीय किसान यूनियन ने तीनों कृषि बिलों को शुक्रवार को कोर्ट में चैलेंज किया। उनका कहना है कि इन कानूनों से किसान कमजोर होंगे। इससे पहले किसान ऐलान कर चुके हैं कि अब देश भर में ट्रेनें रोकेंगे। उधर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को विरोध छोड़कर बातचीत करनी चाहिए, हम इसके लिए तैयार हैं। वहीं दोस्तों किसानों ने बुधवार को सरकार का लिखित प्रपोजल ठुकरा दिया था। इस बारे में कृषि मंत्री ने शुक्रवार को कहा कि हमें किसानों से कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ मीडिया के जरिए पता चला है कि उन्होंने प्रपोजल ठुकरा दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन और किसान कानून को लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि हमने बहुत सोच समझकर कानून बनाया है, किसी के बहकावे में न आए किसान। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 16 दिन से जारी है। सरकार और किसानों के बीच अब तक की बातचीत में कोई हल नहीं निकला है। कृषि कानूनों में संशोधन को लेकर सरकार का प्रस्ताव ठुकराने के बाद किसानों ने अब देश भर में बड़े आंदोलन और रेलवे ट्रैक जाम करने की चेतावनी दी है। इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष पर इशारों में निशाना साधते हुए किसानों को किसी के बहकावे में न आने की सलाह दी है। तोमर ने कहा है कि सरकार अभी भी बातचीत के लिए तैयार है, हम हर समस्या पर विचार कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने बहुत सोच समझकर कृषि कानून बनाया है, किसानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए बनाया गया है। किसानों के साथ सालों से जो अन्याय हो रहा है उसे दूर करने के लिए यह कानून बनाया गया है, लेकिन फिर भी सरकार किसान यूनियनों से बातचीत करके कानून में सुधार लाने के लिए तैयार है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद बंगाल के गवर्नर बोले आग से नहीं खेले ममता बनर्जी, आपको माफी मांगनी चाहिए। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर गुरुवार को तृणमूल समर्थकों ने पथराव कर दिया था। इस पूरे मामले पर बीते 2 दिन से बीजेपी नेताओं और राज्य की सीएम ममता बनर्जी के बीच राजनीतिक बहसबाजी जारी है। अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को चेताया है। राज्यपाल ने कड़े शब्दों में कहा कि बंगाल में संविधान की मर्यादा टूटी है, मैडम सीएम प्लीज आग से मत खेलिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट भेजे जाने के बाद शुक्रवार को मीडिया से राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैंने केंद्र सरकार को बेहद परेशान करने वाले घटनाक्रमों के बारे में एक रिपोर्ट भेजी है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए अच्छी बात नहीं है, उसमें क्या है इसकी जानकारी साझा नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री को संविधान का पालन करना होगा, वह अपने मार्ग से हट नहीं सकती। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति लंबे समय से लगातार बिगड़ रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में राजनीतिक घमासान जारी, बीटीपी के 2 विधायकों ने गहलोत सरकार से समर्थन लिया वापस। जी हां दोस्तों, राजस्थान पंचायत चुनाव में मिली हार के बाद अब राज्य की गहलोत सरकार के सामने संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी
बीटीपी ने राज्य की कांग्रेस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस ने उसके साथ छल किया है। बीटीपी के 2 विधायक कांग्रेस को अपना समर्थन दे रहे थे। जानकारी के मुताबिक भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायक राजकुमार रौत और रामप्रसाद ने अपना निर्णय लेते हुए कांग्रेस से अपना समर्थन वापस ले लिया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिला प्रमुख पद पर निर्दलीय नामांकन भरकर चुनाव लड़ने वाले भाजपा की सूर्या आहारी ने कांग्रेस के समर्थन से बीटीपी समर्थित पार्वती को 1 वोट से हराकर जिला प्रमुख पद पर जीत हासिल की। दरअसल जिला परिषद की 27 सीटों में से बीटीपी समर्थित 13 निर्दलीय जीत कर आए थे। वहीं कांग्रेस के 6 और भाजपा के 8 उम्मीदवार जीते थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फिट हुए रोहित शर्मा टेस्ट सीरीज के लिए 13 दिसंबर को जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर है। रोहित शर्मा फिट हो गए हैं और अब वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी 2 टेस्ट मैच में खेल सकते हैं। रोहित अनफिट होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नहीं जा सके थे। आज रोहित शर्मा के फिटनेस को लेकर नेशनल क्रिकेट अकेडमी एनसीए ने अपनी फाइनल रिपोर्ट बीसीसीआई को सौंप दी है। रिपोर्ट के मुताबिक रोहित फिट है और वो अब ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए जा सकते हैं। रोहित फिलहाल मुंबई में है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि अगले 2 दिन में उनके ऑस्ट्रेलिया जाने को लेकर फैसला ले लिया जाएगा। इस बीच दोस्तों खबर आ रही है कि रोहित शर्मा 13 दिसंबर को चार्टर्ड फ्लाइट से मुंबई से दुबई जाएंगे और फिर वहां से सिडनी के लिए उड़ान भरेंगे। हालांकि अभी तक बीसीसीआई की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत बांग्लादेश के बीच 1965 से बंद हुई ट्रेन 55 साल बाद फिर दौड़ेगी पटरी पर, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। जी हां दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच बंद हुई रेल सेवा को 55 साल बाद एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना करेंगी। इसकी पुष्टि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अधिकारियों ने की है। यह रेल सेवा पश्चिम बंगाल से हल्दीबाड़ी और पड़ोसी बांग्लादेश के चिलहटी के बीच शुरू होने जा रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 1965 में भारत और तब के पूर्वी पाकिस्तान के बीच रेल संपर्क टूटने के बाद कूच बिहार स्थित हल्दीबाड़ी और उत्तरी बांग्लादेश के चिलहटी के बीच रेल लाइन को बंद कर दिया गया था। एनएफआर के प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी सुभान चंदा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और उनके बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना 17 दिसंबर को हल्दीबाड़ी चिलहटी रेल मार्ग का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्राइवेट कंपनियों को लीज पर अपनी जमीन देगी इंडियन रेलवे। 2.18 हेक्टेयर के लिए रिजर्व प्राइस 393 करोड़। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे ने खाली पड़ी जमीनों को प्राइवेट कंपनियों को लीज पर देने का फैसला किया है। रेल भूमि विकास प्राधिकरण RLDA ने दिल्ली में रेलवे की 2.18 हेक्टेयर जमीन के पुनर्विकास के लिए बोली आमंत्रित की है, जिसके लिए ऑनलाइन बोली लगाने की आखिरी तारीख 27 जनवरी 2021 है। भारतीय रेलवे ने दिल्ली में बुलेवार्ड रोड रेलवे कॉलोनी में 21,800 स्क्वायर मीटर जमीन को 99 साल के लिए लीज पर देने के लिए बोली मंगाई है। फिलहाल इसकी रिजर्व प्राइस 393 करोड़ रुपए रखी गई है। इस साइट पर दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के अनुसार पुनर्विकास किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जेपी नड्डा के बाद अब अमित शाह जाएंगे बंगाल, 19-20 दिसंबर को करेंगे दौरा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक घमासान तेज हो रहा है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर बंगाल जाएंगे। जानकारी के मुताबिक अमित शाह 19 और 20 दिसंबर को बंगाल में होंगे। वे अपने दौरे के दौरान पार्टी के 3 अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके साथ ही पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य में चुनाव की तैयारियों पर फीडबैक लेंगे। दौरे से पहले उनके अधीन आने वाले गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से जेपी नड्डा के काफिले पर हमले की रिपोर्ट भी मांगी है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताज़ा स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत की। तो दोस्तों भारत की बात की जाए तो भारत में इस वक्त तक इस महामारी के आंकड़े 98 लाख को पार कर गए हैं, जबकि दोस्तों मौतों का आंकड़ा 1,42,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी का सबसे ज़्यादा असर महाराष्ट्र पर हुआ है। महाराष्ट्र में 18,68,000 से ज़्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र के बाद में दोस्तों कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार आदि राज्यों का नाम आता है।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है पूरी दुनिया के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया के हालात। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा ऑलमोस्ट 7 करोड़ को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मौतों का आंकड़ा 15,81,000 के पार है। इस महामारी का सबसे ज्यादा असर अमेरिका में हुआ है। अमेरिका में 1,56,00,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। दूसरा नंबर दोस्तों भारत का है, जबकि तीसरा नंबर ब्राजील का है। ब्राजील में 67,81,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। दोस्तों इन तीनों देशों के बाद में रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली, स्पेन, अर्जेंटीना, कोलंबिया, जर्मनी, मैक्सिको, पोलैंड, ईरान, पेरू आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुस्लिमों का खलीफा बनने के चक्कर में तुर्की के बुरे दिन हुए शुरू, यूएस ने भी लगाए कड़े प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, मुस्लिम देशों का नया खलीफा बनने का सपना तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन के लिए काफी नुकसानदेह साबित होता नजर आ रहा है। यूरोपीय यूनियन के बाद अब अमेरिका ने भी ऐलान किया है कि वह तुर्की के खिलाफ जल्द ही कड़े प्रतिबंध लगाने जा रहा है। इस महामारी के चलते तुर्की की अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है और उसकी मुद्रा लीरा के दाम अब तक के सबसे न्यूनतम पर हैं। ऐसे में अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों के बाद तुर्की के हालात बिगड़ना तय माना जा रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, फ्रांस के साथ तनाव बढ़ने के अलावा अमेरिका तुर्की के रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदने पर भी नाराज है। अमेरिका के मुताबिक रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदकर तुर्की ने नियमों को तोड़ा है और अब उसके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। तुर्की के प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री और उसके प्रमुख इस्माइल डेमीर पर प्रतिबंध लगाने का भी ऐलान किया गया है। इस संस्था के जरिए ही तुर्की हथियारों की खरीद, बेच और उसके विकास के कामों की निगरानी करता है। अमेरिका के इन प्रतिबंधों से तुर्की के डिफेंस इंडस्ट्री को भारी नुकसान होने वाला है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार। एमपी और राजस्थान में 2 दिन बारिश के आसार, पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते अगले हफ्ते ठंड बढ़ेगी। जी हां दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक राजस्थान और मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन बारिश के आसार हैं। एमपी की राजधानी भोपाल में आज सुबह हल्की बूंदें गिरी। यह सिलसिला कल तक जारी रह सकता है। राजस्थान में 15 दिसंबर के बाद पारा 4 डिग्री तक गिरेगा। बिहार में 15-16 दिसंबर को बारिश के आसार हैं। इससे ठंड बढ़ेगी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बिहार में कोहरे से फिलहाल राहत मिलेगी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है। इसके असर से अगले हफ्ते मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ सकती है। वहीं दोस्तों पंजाब में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते कई जिलों में अगले 2 दिन बारिश होने की संभावना है। वहीं हरियाणा में भी 13 और 14 दिसंबर को बारिश की संभावना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे। पेट्रोल डीजल के दाम में नहीं हुआ कोई भी इजाफा। जान लीजिए आज के ताजा दाम। जी हां दोस्तों, भारतीय रेल कंपनियों आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने इस हफ्ते में पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। हालांकि उससे पहले तेल के दामों में कई बार बढ़ोतरी की गई। इस बढ़ोतरी के चलते कई शहरों में पेट्रोल और डीजल 90 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। दोस्तों राष्ट्र राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 83 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर पर बनी हुई है, जबकि डीजल की कीमत 73 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर पर बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और कमला हैरिस को टाइम मैगजीन ने चुना पर्सन ऑफ द ईयर। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए नवनिर्वाचित जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति पद के लिए नवनिर्वाचित कमला हैरिस को प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने अमेरिकी परिदृश्य को बदलने के लिए 2020 पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। पत्रिका ने अपने वार्षिक प्रतिष्ठित सम्मान के लिए इन दोनों डेमोक्रेटिक नेताओं को चुना है। वहीं दोस्तों अन्य फाइनलिस्टों में अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के निर्देशक डॉक्टर एंथनी फाउजी, मूवमेंट फॉर रेशियल जस्टिस और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बाइडेन और हैरिस को तरजीह दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फ्रांस में इस्लामिक कट्टरवाद को रोकने के लिए बिल पेश, अब मस्जिदों में नहीं हो सकेगी पढ़ाई। जी हां दोस्तों, इस्लामिक कट्टरवाद पर लगाम लगाने के लिए फ्रांस ने एक और बड़ा कदम उठाया है। एमेनुएल मैक्रों सरकार बुधवार को एक नया विधेयक लेकर आई। इसके तहत 3 साल की उम्र से ही बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य होगा। दरअसल दोस्तों सरकार की कोशिश ऐसे अवैध स्कूलों पर नकेल कसने की है जहां किसी खास एजेंडे के तहत पढ़ाई कराई जाती है। फ्रांस में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों के लिए
लिए 3 साल के बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य होगा। बच्चों की होम स्कूलिंग की इजाजत सिर्फ खास परिस्थितियों में ही दी जाएगी। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों का कहना है कि यह बिल राष्ट्र को कमजोर करने वाले अलगाववादियों को जड़ से खत्म करने में कारगर साबित होगा और बच्चों को शुरुआत से ही सही शिक्षा प्रदान की जा सकेगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पेरिस की घटना के बाद से मैक्रो इस्लामिक आतंकवादियों के खिलाफ कड़े कदम उठा रहे हैं, जिसकी वजह से तुर्की और पाकिस्तान सहित मुस्लिम देशों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रस्तावित कानून सपोर्टिंग रिपब्लिक प्रिंसिपल्स के जरिए बच्चों को घर पर या मस्जिदों में पढ़ाई करने से रोका जाएगा। राष्ट्रपति का मानना है कि इससे फ्रांस के मूल्यों के खिलाफ किसी विचारधारा को बढ़ावा देने की कोशिशों को खत्म करने में मदद मिलेगी। बिल में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग स्विमिंग पूल्स की व्यवस्था खत्म करने का भी जिक्र है। वहीं दोस्तों, साथ ही विधेयक में यह भी कहा गया है कि मस्जिदों को पूजा स्थल के तौर पर रजिस्टर किया जाएगा ताकि उनको बेहतर तरीके से पहचाना जा सके। इसके अलावा न्यायाधीश के पास आतंकवाद, भेदभाव, नफरत या हिंसा के दोषी करार दिए गए व्यक्ति को मस्जिद जाने से रोकने का अधिकार भी होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मून मिशन के लिए नासा ने चुनी अपनी टीम। भारतीय मूल के राजाचारी भी हुए शामिल। जी हां दोस्तों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने मून मिशन के लिए 18 अंतरिक्ष यात्रियों की टीम चुन ली है। इस टीम में भारतीय अमेरिकी मूल के एस्ट्रोनॉट राजाचारी को भी शामिल किया गया है। नासा अपने इस मिशन के तहत 2024 में चांद पर इंसान भेजने की तैयारी कर रहा है। 18 सदस्यों वाले ये आर्टेमिस टीम दूसरे मिशन पर भी काम करेगी। नासा द्वारा बताया गया है कि इस टीम में आधी महिलाएं हैं और यह टीम आर्टेमिस चंद्रमा लैंडिंग कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण प्रदान करेंगी। नासा आर्टेमिस मिशन के तहत चंद्रमा की सतह पर पहली महिला को ले जाने की तैयारी कर रहा है। चंद्रमा पर पहली महिला और अगला पुरुष इसी एलिट ग्रुप से होगा। इस टीम में शामिल भारतवंशी राजाचारी 2017 में एस्ट्रोनॉट कोप से आए थे। तब से उनकी ट्रेनिंग चल रही है। उन्होंने एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री हासिल की है। उनके पिता श्रीनिवास विचारी हैदराबाद से अमेरिका आए थे। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बांग्लादेश पाकिस्तान से कब अलग हुआ था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान कब अलग अलग हुए थे तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।